नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो यकीनन आपको बहुत प्रश्न मिलने वाले हैं और साथ में उनकी डिटेल्स मिलने वाली हैं, क्योंकि इसमें आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी आए हुए हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको इसमें काफ़ी बेहद अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेरा यकीन मानिए, एक बार वीडियो आप कंप्लीट करिए और लास्ट में अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती तो प्लीज़ कमेंट करिए कि इसमें इन प्रश्नों में ऐसा कुछ भी नहीं था खास। तो मैं दिल से बोल रहा हूँ और पूरे यकीन से, पूरे विश्वास से बोल रहा हूँ, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे नए प्रश्न? उन प्रश्नों से अगर आगे प्रश्न बने कुछ घुमा फिरा के तो भी आप सही कर जाएंगे, क्योंकि उनकी डिटेलिंग इतनी खास होने वाली है। और कल की एक वीडियो थी, उसमें दोस्तों एक उज्ज्वल शब्द आया था जो कि हमारा गलत हो चुका है। वो गलती से मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने उज्ज्वल वो कैसे टिक लगा दिया। उसमें ऑप्शन उज्ज्वल सी ये होता है ना, आप हम सभी को पता है उज्ज्वल, लेकिन कभी कभार हमारा एग्जाम में भी ऐसा ही होता है दोस्तों, है ना। उज्ज्वल लिखा ऐसे जाता है और मैंने जो उज्ज्वल कर दिया वो ये वाला सही कर दिया। वो गलती से हुआ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। और आंसर क्या होना चाहिए? उज्ज्वल इस तरीके से होता है दोस्तों। वो मेरी गलती हो गई है क्योंकि मैं जल्दबाजी में देख नहीं पाया, या फिर कुछ भी कहो, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 36वां, इत्यादि का संधि विच्छेद। तो सबसे पहले दोस्तों ये याद रखना, ये यण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? ये यण संधि है। और यण संधि स्वर संधि का ही एक भाग है। कौन सी स्वर संधि दोस्तों? स्वर संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन संधि होती हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। कितने स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। उसी में बोल रहा है कि इत्यादि एक शब्द आया हुआ है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। किसकी संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। इत्यादि में संधि विच्छेद है। इत प्लस यादि, इति प्लस यादि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो दोस्तों सबसे पहले आप याद रखेंगे, य और व मिल जाए हमें और उसके आगे कोई भी अधूरा अक्षर मिल जाए, अधूरा वर्ण मिल जाए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस होते हैं यण संधि के। और य अगर आपको बनाना आता है, य कैसे बनता है दोस्तों? ई प्लस ओ से बनता है। ई प्लस ओ से बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या है? या है, तो ई प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो अच्छा, इत देखो ये आधा तो था, ये इत है। अब देखो ये हमने कर दिया, चलो आदि, ठीक है। लेकिन यो बनता कैसे है? ई प्लस आ से। तो ई तो यहाँ था ही नहीं, इसमें तो ई दिख ही नहीं रहा हमें इस वाले में, तो हमारा हो जाएगा गलत। और यादि हमें करना नहीं है, क्योंकि या से तो हमें तोड़ना है और या भी, ये भी तोड़ना है। तो ये क्या बन गया देखो हमारा? देखो इत में प्लस आदि करा ना हमने। अब एक चीज़ सोचो जरा सा, ये कैसे सही हो जाएगा? हो सकता है कि आधा तो और आ, तो ये तो गलत हो जाएगा ना हमारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इति। देखो इस तो में ई की मात्रा आई, छोटी ई की मात्रा, इति प्लस आदि। देखो यहाँ पे छोटी ई प्लस बड़ा आ मिला, क्या बन गया? या। और ये जोड़ते कैसे हैं दोस्तों? इसमें से देखो छोटी ई हटेगी और इसमें से दोनों में से आ हट जाएगा। देखो इत प्लस देखो ई और आ बना या, और ये दी को उठा के यहाँ रख देंगे दी। क्या बन गया शब्द? इत्यादि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी और अनत्याक्षरी। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आने वाला है। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? अंत्याक्षरी। तो सही कौन सा होता है दोस्तों? अ आधा नौ और आधा तो और याक्षरी, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी, लोकप्रिय शैली। बहुत बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली। दोस्तों अगर समाचार लेखन की कभी और भी पूछे प्रश्न इस तरीके से, तो मैं कह सकता हूँ दांव से ये लोकप्रिय के लिए ही पूछेगा। वस्तुनिष्ठ शैली, वर्णनात्मक शैली, सूचनात्मक शैली और उल्टा पिरामिड शैली। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? देखो याद रखना, ये 3 कैटेगरी में बंधी है, 3 भाग में बंधी होती है। सबसे ऊपर, बीच में और ये तीसरा भाग। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं मुखड़ा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मुखड़ा बोलते हैं। दूसरे वाले को बोलते हैं बॉडी,
ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं समापन। तो उल्टा पिरामिड शैली कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में है। और इसकी खासियत देखो उल्टा पिरामिड की, इसको हम सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं, जो कि कहानी का या जो भी चीज़ वो बता रहे हैं उसका जो क्लाइमैक्स होगा वो बीच में ना होकर अंत में ना होकर सबसे शुरू में होगा, हेडलाइन में ही वो उसके बारे में जिक्र होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि समाचार का जो महत्वपूर्ण तथ्य होगा ना वो शुरू में ही दे दिया गया होगा। सबसे ऊपर जो महत्वपूर्ण तथ्य होगा वो कहाँ पे दे दिया गया होगा? सबसे ऊपर दे दिया गया होगा। और वहीं पे अगर दूसरी शैली इसमें क्या बोल रहा है, देखो वस्तुनिष्ठ शैली क्या होती है? जब व्यक्तिगत भावना और विचारों से प्रभावित ना होना, मतलब कि उस सूचना में व्यक्तिगत भावना और विचार का कोई भी जिक्र ना हो, जो निष्पक्ष हो, तथ्य और समापन के योग्य साक्ष्य पर आधारित हो, उसे वस्तुनिष्ठ बोलेंगे। और व्यक्तिपरक शैली जो होती है उसमें क्या होता है कि भावनाओं पर आधारित होती है। वस्तुनिष्ठ में भावना नहीं जुड़ेंगी, तथ्य के ऊपर बात होगी। व्यक्तिपरक में भावनाओं को जोड़ा जाता है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिए थे? एक शैली और व्याख्यात्मक का जिक्र नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न आ रहा है आपका, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। राजभाषा का प्रयोग का मुख्य क्षेत्र क्या है? विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है। अच्छा ये बताइए, जो राजभाषा है, राजभाषा का प्रयोग संसद में और विधानमंडल में किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संसद में और विधानमंडल में प्रयोग, जो विधेयक के रूप में प्रयोग होता है, इसका बता सकते हैं। तो इन दो का बताएंगे साथ में, और बता देना सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट का प्रयोग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग, इनका भी प्रयोग अनुच्छेद बता देना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न आ रहा है, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है वर्णात्मक, अति शिरोरेखात्मक, शून्यात्मक और रोमन। तो देवनागरी लिपि अधिकांशतः कैसी होती है दोस्तों? रोमन या वर्णात्मक या अशिरो तो हो नहीं सकती, शिरा रेखा वाली होती है वो। तो क्या होती है देवनागरी लिपि? वर्णात्मक लिपि है दोस्तों। अब देखो प्रश्न आ रहा है 41वां प्रश्न, जो पत्र सरकारी विभाग, संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकाय, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे कहा जाता है। देखो ये ना खाली इतने घुमाने की बात की गई है, इसमें आप 1-2 विभाग भी लिख सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे। इनने क्या लिखा? जो पत्र सरकारी विभाग, समृद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकाय, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता, उसे कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक पत्र, सरकारी पत्र या फिर परिपत्र। तो दोस्तों क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी पत्र। पहली बात तो इस चीज़ को समझो। अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं दोस्तों? याद रखना, अर्ध सरकारी पत्र या फिर हम कह सकते हैं अधिशासी पत्र जो होते हैं। अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं? जब व्यक्तिगत रूप में जो पत्र भेजे जाते हैं, एक विभाग का व्यक्ति दूसरे विभाग के व्यक्ति को पर्सनल रूप से जानकारी लेने के लिए जब पत्र भेजता है तो उसी को हम अर्ध सरकारी कहते हैं। अनुस्मारक पत्र क्या होते हैं दोस्तों? जब एक पत्र किसी विभाग ने दूसरे विभाग में भेजा और वहाँ से उसकी रिपोर्ट नहीं आई, अब उसको याद दिलाने के लिए कि भैया हमने पहले पत्र से तुमसे कुछ मांगा था, तुमने नहीं दिया, उसी के ब्याह पे दूसरा पत्र उसको भेजा जाता है। और उसमें जो पद, नाम, संख्या सब होती है वो उसी पत्र की होती है कि हमने इसके रिगार्डिंग ये भेजा हुआ है भैया और आप हमें इसकी सूचना में मुहैया कराइए। परिपत्र क्या होता है? जब एक ही सूचना को हमें कई लोगों को भेजना होता है तो वो उसका कौन से का यूज़ करते हैं? तो परिपत्र का यूज़ करते हैं, और ये सरकारी पत्र के अंतर्गत भी नहीं आता है। अगला प्रश्न आ रहा है 42वां प्रश्न, देखो निम्नलिखित में से एक अर्थी शब्द बताइए। कर, गंगा, गुरु, धन। तो दोस्तों कर, गंगा, क्या प्रश्न बनना है? देखो दोस्तों, कर, गंगा, गुरु, धन। तो दोस्तों इसमें मुझे बताएंगे, धन माने पैसा भी होता है और एक धन जोड़ भी होता है, गुरु एक बड़ा भी होता है, एक गुरुजी भी होते हैं, कर मतलब एक टैक्स भी होता है, एक कर हाथ भी होता है। ठीक है, लेकिन गंगा सिर्फ एक ही है, वो क्या है? एक नाम, संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न आ रहा है, प्रश्न संख्या, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। मतलब देखो
इधर समझ लो पहले प्रश्न को। शब्द रचना जब होती है दोस्तों, तो एक चीज़ समझना, शब्द रचना होती है 4 प्रकार से। कितने प्रकार से होती है दोस्तों? 4 प्रकार से। मैं तुम्हें कैसे बता दूं? उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो ये बोल रहा है शब्द की जो रचना है उत्पत्ति के आधार पर जो होती है वो कैसे होती है। अब देखो, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, विकारी, अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब एक चीज़ मुझे बताना दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो दोस्तों उसका क्या हो जाएगा ये, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखो ये अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी। ठीक है, शब्द उत्पत्ति रचना में देखो ये क्या होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर होते हैं दोस्तों ये। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ जो ये होते हैं, ये देखो ना 2 कैटेगरी बना दी। देखो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो होते हैं ना, वो किसके आधार पर होते हैं? रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। विकारी और अविकारी जो शब्द होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? तो वो होते हैं आपके प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न आ रहा है, तत्सम निम्नलिखित में तत्सम शब्द है खेत, दाहिना, तत्सम मतलब तत् और सम मतलब समान, उसके समान। जो ऐसे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी में आते आते इतने समय को बदलते हुए भी उन्होंने अपने रूप आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, वो तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है कि जो इतने समय से बीतने के साथ वो अपना रूप में परिवर्तन कर देता है, या मनुष्य उनको अपनी परिस्थिति और अपने अनुसार ढाल देता है, उनके रूप को बदल देता है, तो वो तद्भव कहलाते हैं। लेकिन तत्सम शब्द वो बदलते कभी नहीं हैं, जैसे पहले लिखे जाते थे आज भी वैसे लिखे जाते हैं। खेत, दाहिना, आज्ञा और किसान। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? तो आप तो देख के समझ होंगे, आज्ञा है ना, किसान के लिए कृषक यूज हो जाता है ना, और खेत के लिए क्षेत्र होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। दाहिना का मुझे याद नहीं आ रहा है, कमेंट कर देना आप लोग, मुझे भी पता चल जाएगा आपके माध्यम से। अभी याद नहीं आ रहा है तो 45वां प्रश्न देखते हैं, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य दोस्तों? संयुक्त वाक्य। मैं हर वीडियो में एक चीज़ नोटिस करना मेरी, संयुक्त वाक्य से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त वाक्य से क्या बन रहे हैं? प्रश्न हमेशा बन रहे हैं। तो दोस्तों वाक्यों को पकड़ने का मैंने तुम्हें सिंपल सा तरीका कई बार बता चुका हूँ, तो फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। आपने क्या करना है, देखो उधर मिश्र वाक्य में दोस्तों, मिश्र वाक्य में आपने क्या याद रखना है, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जो, जैसे, कि, यदि, ताकि, क्योंकि, जब, जिसने आदि शब्द आ जाएं। जो, जैसे, कि, यदि, ताकि, क्योंकि, जब, जिसने आदि शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य में अगर देखें, संयुक्त वाक्यों के अंतर्गत देखें अगर हम, संयुक्त वाक्य में आपने क्या याद रखना है कि यथा, एवं, पर, तथा, और आ जाए, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए आदि शब्द जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? संयुक्त वाक्य होता है। क्या क्या बोला था मैंने संयुक्त में? देखो मैं फिर बता देता हूँ, यथा, एवं, यथा हो गया, एवं, पर, तथा, पर, तथा, नोट भी कर सकते हैं आप, और, किंतु, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है वाक्य में संयुक्त वाक्य है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, कठोर होकर भी 100 हृदय बनो, और समझ में आया? तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का सी। देगा हमने ऐसे पकड़ लिया, कौन सा वाक्य था? संयुक्त वाक्य था। 46वां प्रश्न आ रहा है, देखो किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, और आपका रामधारी सिंह दिनकर, और गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होना है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ है? 1889 में। और इनकी एक रचना कविता है पुष्प की अभिलाषा। कौन सी है दोस्तों? पुष्प की अभिलाषा। ये सबसे फेमस कविता है इनकी, माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, और इनकी अगर हम रचना देखें तो इनकी है माता है, समर्पण है, युग चरण है, साहित्य देवता है, तो काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त तो साकेत 1931 याद ही होगा आपको, साकेत इनकी रचना है 1931 की। ठीक है दोस्तों, कब की है? साकेत 1931 की है। किस पे आधारित है ये
जो है साकेत आपकी, इसमें सबसे ज़्यादा बात जो है वो किसकी हुई है? उर्मिला की हुई है, उर्मिला की। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण जी की पत्नी है। आगे बढ़ते हैं। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटी लोकोक्ति, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, नेकी कर दलिया में डाल, और रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। तो देखते ही प्रश्न बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आ रहा है आपका 48वां प्रश्न। क्या आ रहा है दोस्तों? 48वां प्रश्न आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है ये। आपका बंटी किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाना ना, उपन्यास 1971 का था। ये कब का था? 1971 का है, और मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी का जन्म कब होता है? 1931 में। 31 में कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में भानपुरा। भानपुरा। अब याद रखना, मन्नू भंडारी के एक सबसे फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको ये फैक्ट जानकारी थी तो भी कमेंट करें, और नहीं थी तो भी कमेंट करना, कि मन्नू भंडारी का नाम महेंद्र कुमारी था। महेंद्र कुमारी, ये आईएमपी पॉइंट है भैया, स्टार मार्क कर लो इसको, याद रखना। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को अभी, और एक कमेंट भी कर सकते हैं आप। उपन्यास है 1971 का, ठीक है। मन्नू भंडारी की आपका बंटी में कहना है, जो बंटी है, बंटी के मम्मी पापा जो हैं अजय, और इसकी मम्मी का नाम क्या नाम था? इनकी मम्मी का नाम था, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है ढंग से भी, रिवीजन नहीं काफ़ी समय से। तो दोनों क्या करते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं। ये अलग शादी कर लेता है, इनकी पत्नी जो होती है वो अलग शादी कर लेती हैं, वो अलग शादी कर लेती हैं, ठीक है, अलग अलग शादी कर लेते हैं। एक मिनट। तो दोस्तों बंटी, मैं बता रहा था ना आपको कि बंटी के जो मम्मी पापा थे अजय और शकुन इसकी माता का नाम है। आगे भी पूछा जा सकता है। शकुन शादी कर लेती है जोशी से, डॉक्टर जोशी से, और जो अजय होता है ना, अजय शादी कर लेता है मीरा से। अब ये क्या होता है, जो बंटी होता है, बंटी अब यहाँ भी जाता था तो इसको पापा का सुख मिलता था लेकिन मम्मी का नहीं मिलता था, इधर जाता था तो इधर मम्मी मिलती थी लेकिन पापा से नहीं मिलती थी। तो इसमें बंटी के बारे में बताया गया है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनका जीवन किस तरीके का हो जाता है, इसमें डॉक्टर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न आ रहा है, निम्न निम्न निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ। ठीक है, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए। इसका सही है, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। अनेक, अनेकों नहीं होता, अनेक, एक और अनेक, एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक होगा, ना कि अनेकों। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काव्य रचना है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता 1942 की, अब ये याद रखना सबसे पहले तो आप। के रचनाकार मंगलेश डबराल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरिजा कुमार माथुर। तो दोस्तों इसका सही क्या होने वाला है, आंसर बताना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1897 में। कब हुआ था दोस्तों? 1897 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में। गिरिजा कुमार माथुर का 1918 में। और बात करते हैं मंगलेश डबराल का, तो 1948 में। तो दोस्तों ये इनके जन्म है, याद रखना आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरोज, अम्बुद, नीरज, जलज। एक चीज देखो जरा सा, यहाँ पे क्या हो सकता है, इधर देखो, जौ, 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 जल, जन्म लेने वाला, जल में, नीर में, सर में, सरो मतलब पानी में, और अम्बुद, दौ, दौ किसके पर्यायवाची के पीछे लगा होता है? हमेशा याद रखना, बादल के। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगले पढ़ते हैं प्रश्न 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? देखो दोस्तों, मूल स्वर, मैंने आपको जब स्वर वाली वीडियो कराई थी, स्वर आप जाके देख सकते हैं, उसमें स्वरों को मैंने इतने बारीकी से पढ़ाया है कि उसमें से आपका प्रश्न गलत नहीं जाएंगे। तो री, ए, ई, री, आई। तो दोस्तों आई होता है, क्योंकि ये कौन सा होता है दोस्तों? ये संयुक्त स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? ये संयुक्त स्वर होता है। आई बना कैसे है, किससे बना हुआ है? देखो, ए जो बना होता है ओ प्लस ई से मिलकर बना होता है, और जो आई होता है वो ओ प्लस ए से मिलकर बना होता है, याद रखना। 53वां प्रश्न आ रहा है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, टिप्पण मामलों को नियम अनुसार निपटाना,
मामलों का ब्यौरा तैयार करना, मामलों पर प्रकाश डालना, इनमें से कोई नहीं। ये कल मैंने जो प्रश्न डाले थे दोस्तों उसमें भी ये प्रश्न आया था हैं, और आप समझ चुके होंगे क्या है कि टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियम अनुसार निपटाना। ठीक है दोस्तों, मामलों को नियम अनुसार निपटाना टिप्पण का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न आ रहा है, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार। दोस्तों कब का है दोस्तों, ये 2006 का है। ये कब का है, याद रखना 2006 का है। श्याम मनोहर जोशी, बनारसी दास चतुर्वेदी, इलाचंद जोशी या विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है, मनोहर श्याम जोशी। लखनऊ मेरा लखनऊ भी है इनकी रचना एक, लखनऊ मेरा लखनऊ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। पश्चिमी जर्मनी की उड़ती नज़र जो है संस्मरण, और याद रखें जो मैंने संस्मरण विधा की वीडियो डाली है वहाँ पे इनको मैंने जिक्र किया गया है, इनका मैंने वहाँ प्रॉपर बताया हुआ है। ठीक है, इनका एक और संस्मरण है जो 2006 का ही है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी कंफर्म है कि पश्चिमी जर्मनी की उड़ती नज़र 2006, और दूसरा जो संस्मरण है वो भी इनका 2006 का ही है। अगला प्रश्न देखो क्या रहा है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली, ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली किस में आ रहा है, ये राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी। पश्चिमी हिंदी में क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। पश्चिमी हिंदी को याद करने का देखो, ब्रज, बुक, लेने, हरियाणा, गया, बस। ब्रज से ब्रज बोली, बू से बुंदेली, कौ से कौरवी, जिसको क्या बोलते हैं खड़ी बोली भी बोलते हैं, है ना। लेने, ब्रज, बुक, लेने, लेने को एक मिनट है, ब्रज, बुंदेली, कौ से कन्नौजी बोल सकते हो लोग, कन्नौजी, बुक लेने, बुक लेने को कौरवी, कहाँ गया, हरियाणा गया, तो हरियाणवी। 5 बोलियां होती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो ये मैंने आपको बता दिया, ब्रज, बुक लेने को, हरियाणा गया, बस। तो आपका आज का वीडियो समाप्त। आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। देखो भाई बिहारी में आपने पूर्वी हिंदी का याद रखना, देखो अर्ध मागधी को बोलते हैं पूर्वी हिंदी, आधी पूरी, ए बी सी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अब हम बात करते हैं बिहारी की, तो जो मागधी भ्रंश होता है, मागधी भ्रंश, उसमें क्या होता है, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, है ना, असमिया। तो बिहारी के अंदर क्या होता है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, याद रखेंगे। हो गया कंप्लीट। राजस्थानी, राजस्थानी को ऐसे पकड़ना है, देखो आपने राजस्थान का टी वी, यहाँ होता है जयपुरी, जयपुरी, और यहाँ होता है मारवाड़ी, मारवाड़ी। तो टी आ रहा है ऊपर, तो मे वा ती ऊपर है, वी नीचे है, तो माल मालवी। तो याद रखना, उत्तरी राजस्थान में मेवाती, दक्षिणी राजस्थान में मालवी, पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, पश्चिम में मारवाड़ी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।